चैनल पे देख रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और ये सेकंड लेसन है, ठीक है ना। अभी सेकंड लेसन के ये नेक्स्ट पार्ट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको इससे थोड़ा पहले बता देता हूँ कि हम ये सेकंड लेसन में पढ़ रहे थे आज़ादी के बाद भारत की राजनीति में एक ही दल की भूमिका ज़्यादा थी, जैसे कांग्रेस। तो कांग्रेस जैसे उसकी ये भूमिका का रीज़न ये था क्योंकि कांग्रेस पार्टी है वो आज़ादी से पहले बनी और उसके जो प्रयास है यानी उसकी जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण थी भारत की आज़ादी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और उनके जो प्रयास है इसी वजह से ये पार्टी आगे के 3 प्रथम आम चुनाव हुए थे, जैसे आपको पता है 1952, 1957 और 1962। ये तीनों आम चुनाव में यही पार्टी प्रमुख पार्टी के रूप में थी और सरकार में इसी पार्टी का बहुमत था। तो इस तरह से हम इस लेसन में यही समझ रहे हैं कि जो एक दौर ऐसा था जिसमें एक ही पार्टी का प्रभुत्व था और वह थी कांग्रेस, और इसके साथ साथ अन्य पार्टी भी थी लेकिन वे पार्टी खास महत्वपूर्ण मुकाम स्तर हासिल नहीं कर सकी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक पार्टी के दौर के साथ साथ अन्य पार्टी को भी समझ रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस की उस रूप, उस प्रकृति, उस नेचर को भी समझ रहे हैं जिस वजह से यह एक शीर्ष पार्टी के रूप में भारत की राजनीति में कांग्रेस प्रणाली के रूप में फेमस हुई थी। तो जैसे हमने इससे पहले भी पढ़े थी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पार्टी के बारे में, राजनीतिक पार्टी के बारे में। आज हम देख रहे हैं भारतीय जनसंघ, जिसको आरआरएस के संघर्ष में भी समझते हैं। तो ध्यान रखना है भारतीय जनसंघ, अब इसका गठन कब हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये अपनी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में लेसन है तो पार्टी के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी पार्टी किस समय बनी या उस पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन या चूक गए तो ये आपके निकल जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको नोट कर दीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर यही होता है कि आप जो नोट करे हैं ना समझ के, वह आपके वापस बैकअप के रूप में काम आएंगे। तो अब देखिए भारतीय जनसंघ, इसका गठन हुआ था 1951 में, ओके। और अब इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद रखना है। भारतीय जनसंघ, इसके संस्थापक जो सदस्य हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और हाँ बिल्कुल, इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब इसको ध्यान रखना है कि ये जो पार्टी बनी तो ये पार्टी कांग्रेस से किस प्रकार अलग थी, क्या रीजन था ये पार्टी अलग थी और इसका मेन मोटो क्या था। तो मोटो क्या था वो आपको समझना है, एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। इस तरह से ये एक ऐसी मिसाल लेके, एक ऐसी धारणा लेके चल रही थी या एक ऐसी विचारधारा को अपनाए हुए थी जिसके द्वारा यह अपने आप में दूसरों को समेट रही थी। यानी इनका एक ही मोटो था कि एक देश है तो हम उस एक देश में सभी संस्कृति को एक संस्कृति के तौर पे बनाएंगे और एक राष्ट्र की नींव रखेंगे। तो ये जैसे आपको बताया ना, जैसे आप पार्टी बनी तो इससे बनी, तब उसके बाद इन्हें लोगों के बीच में ये अपनी पहचान कैसे बनाई कि हम सब मिलकर एक पार्टी, यानी आप यानी हम ही पार्टी हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी एक कार्यशैली के द्वारा ये पार्टी है वो विश्व स्तर पर, मतलब अपने भारतीय राजनीतिक नष्ट मंडल पर चरम पर तक पहुंची। तो इसी तरह इस पार्टी का मोटो ये था। अब ध्यान रखना है, ये पार्टी जब बनी तो उस समय मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय राजनीति में 3 आम चुनाव तक कोई भी दूसरी पार्टी ये वो सरकार नहीं बना सकी थी क्योंकि एक ही पार्टी को बहुमत था। लेकिन अन्य पार्टियां धीरे धीरे महत्वपूर्ण हो रही थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो इन्हीं अन्य पार्टियों में भारतीय जनसंघ था जिसको 1952 में कितनी सीटें मिली थी, यानी कितनी सीटों पर जीत हुई थी, 3 सीटों पर। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको नोट कर देना। और जो 1957 यानी 1957 का जो चुनाव था उसमें इस पार्टी ने 4 सीटें जीती, ओके। इस तरह से एक और प्रश्न आ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय कौन सी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इन्हीं जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए थे दीनदयाल उपाध्याय। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको समझ लेना है, ठीक है, ओके। आगे हम नेक्स्ट जो देखते हैं, दूसरी पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। अभी स्वतंत्र पार्टी ही आज़ादी के पहले अस्तित्व में थी, लेकिन आज़ादी के पहले अस्तित्व में थी लेकिन बाद में यह अब अलग हो गई, मतलब कांग्रेस या अन्य पार्टियों से अलग होकर अपना जो स्तर है यानी जो कार्यशैली है वो बनाई। अब इसमें ध्यान रखना है, ये पार्टी जो वास्तविक रूप में जो स्थापित हुई थी उसकी बात करें तो 1959 को हुई, 1959 को हुई। और इस पार्टी से जुड़े प्रमुख नेता हैं वो है श्री या सी, इसको ध्यान रखना, सी राजगोपालाचार्य, के.एम. मुंशी और एन.जी. रंगा। ये इन पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नेता हैं जो इस पार्टी को अपना योगदान दिया। अब ये पार्टी
बी किस मामलों में दूसरी पार्टी से अलग थी और ये किस वजह पे दूसरों से अलग होकर काम कर रही थी, इसका मोटो क्या था, तो आपको ध्यान रखना है। आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधर रखती थी। आर्थिक जो गतिविधियाँ होती उस पर इसका ज़्यादा गौर था, ज़्यादा ध्यान उस पर था कि भारत की जो आर्थिक गतिविधियाँ वो क्या हो रही है और किस तरह से लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी आमदनी इससे प्रभावित है या इसका नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये पार्टी इस आर्थिक मसलों पर ज़्यादा ध्यान देती थी और इस तरह से ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग थी। ओके, तो ये तो आप समझ गए, यानी इस सेकंड लेसन में इन्हीं पार्टियों के बारे में डिस्कस किया गया था। अब हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू कि कांग्रेस जो एक एक प्रभुत्वशाली पार्टी बनी थी, यानी कांग्रेस प्रणाली एक समय था जब कांग्रेस प्रणाली मानी जाती थी। तो इनके बारे में बहुत सा हमने पढ़ा है इस लेसन में। आज हम पढ़ रहे हैं कि इसी पार्टी से अलग पार्टी यानी कांग्रेस से अलग और कौन कौन सी पार्टियां बनी थी। कहने का रीज़न मतलब ये है कि एक पार्टी तो ये थी, कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो अन्य जो पार्टियां बनी ना, जैसे हमने अभी ये समझा, तो ये जो पार्टियां बनी वह कांग्रेस के अंदर से ही उपज हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि विपक्ष पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ। विपक्ष पार्टी का उद्भव, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्षेत्र से यानी एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। और कांग्रेस तीनों आम चुनावों में अपने छक्के लगाए थे, यानी तीनों आम चुनावों में वही पार्टी सरकार बना पाई थी, कोई इसके आसपास टिका भी नहीं था। ओके, तो अब इसके बाद विपक्ष में यानी कांग्रेस के विपक्ष में भी बड़ी बड़ी पार्टियां बनने लग गई। तो ये कांग्रेस के होते हुए भी अन्य पार्टी यानी विपक्ष पार्टियां बनी, वो कैसे बनी, यानी किस तरह से कांग्रेस के इस दौर में विपक्ष पार्टियां बनी, वो हम देखेंगे। और इसके साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंड हो जाएगा पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, जैसा कि हमने पहले देखा था यानी समझा था कि भारत में विपक्ष पार्टियां नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आज़ादी से पहले कांग्रेस ही महत्वपूर्ण थी और ये आम जन पार्टी हो गई थी, सबके कह सकते हैं ना कि पहचान में ये पार्टी थी, क्योंकि इसने राजनीति, इसने आज़ादी के तौर पे इतने महत्वपूर्ण काम किया था और आम लोग इससे जुड़े थे। इसलिए उस समय कोई पार्टी दूसरी नहीं थी जो इनके सामने थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम आए, लेकिन वे पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई जो बराबर कांग्रेस के विपक्ष में हो पाए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले इस अनेक देशों की तुलना में इस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्ष पार्टी थी। इनमें कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60-70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1990 के दशक की किसी न किसी विपक्ष पार्टी की कोशिश से मिलती है। यानी अगर आज जैसे हम देखते हैं ना, तो जो विपक्ष पार्टियां बड़ी बड़ी उसको देखें तो ये पार्टियां ना इस समय के आसपास ही उत्पन्न हुई है। तो 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कोई बराबर कह सकते सीट हासिल नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो समय था, इस समय सिर्फ कांग्रेस है एक ऐसी पार्टी थी जो सर्वशक्तिशाली पार्टी थी, क्योंकि ये आज़ादी से पहले बनी थी और पूरी जो कह सकते कि भारतीय जनता थी वो इन पार्टी के साथ में थी। तो प्रथम जो तीनों आम चुनाव जो हुए थे, जैसे 1952 की बात करें, इसके बाद चुनाव हुआ 1957 और 1962। तो इन तीनों आम चुनावों में जो कांग्रेस है वो एक प्रमुख पार्टी के रूप में रही थी। क्यों? क्योंकि इसके सामने कोई बड़ी पार्टी है वो टक्कर नहीं ले सकी थी। तो इस तरह से नई पार्टियां कब, यानी जो कांग्रेस के सामने जो विपक्ष पार्टी है वो 1950 के बाद धीरे धीरे बनने लग गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आगे आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा देखिए या लोकसभा में कहीं पर भी ये पार्टी मौजूद नहीं थी, यानी विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। जैसे आज की हम बात करें तो आज विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, जबकि सरकार में कौन है? भाजपा है, यानी बीजेपी है। तो इस तरह से पक्ष और विपक्ष ये मौजूद नहीं था उस समय। तो अगर हम आगे देखें तो इन दलों की मौजूदगी से हमारी शासन व्यवस्था के लोकतंत्र चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। अब देखिए, जैसे हम बात करें लोकतंत्र, तो अच्छा लोकतंत्र कब होता है? जब चुनाव होता है, और चुनाव में कम से कम मान लें कि
5 से 10 पार्टियां होनी चाहिए। अगर 5 से 10 पार्टियां हैं तभी तो बेहतर पार्टी निकल के एक सामने आएगी। अगर एक ही पार्टी है उसको ज़्यादा पावर प्राप्त है तब हम ये मान सकते हैं कि वो विशुद्ध रूप में लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 10 से 15 पार्टियां होती है तभी तो चुनाव बढ़िया अच्छा होता है और एक बड़ी अच्छी पार्टी है वो सामने आती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। आगे हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इस आलोचना में सिद्धांत को बल मिलता है और ये आप ध्यान रखें। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे पोस्टर ये बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपको देखना है। ये एक कार्टून है, इस कार्टून को आप देख लिया आपने, तो अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या है। इसमें ये है कि 29 अगस्त 1954 की ये बात है जब विपक्ष दलों को जो ताकत की नुमाइश करनी थी उस दौरान कांग्रेस एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी थी, यानी जो पेड़ पे बैठे जो व्यक्ति है वो कांग्रेस और बाकी खींचातान कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इस तरह से। तो विपक्ष की पार्टियां इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी उस समय। क्यों? क्योंकि उनके पास निश्चित कोई कार्य योजनाएं नहीं थी। ऐसा इन वजह से था क्योंकि कांग्रेस की छवि है वो बेहतर हो चुकी थी। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था, यानी छोटी मोटी पार्टी थी, वो विपक्ष में बनी जरूर लेकिन उतना महत्वपूर्ण स्थान उन्हें प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे, यानी सम्मान प्रकट करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का भी न्योता दिया था, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी हुआ करती थी। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के इस किस्म का निजी रिश्ता, उनके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। यानी धीरे धीरे ये दूसरी पार्टी से लगाव कम कब होता, क्यों होता गया? क्योंकि कंपटीशन बढ़ा पार्टियों में, तो इस तरह से उनका लगाव धीरे धीरे कम होता गया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एक अनूठा कदम था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था, इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, विभिन्न वर्ग हितों के लोग आकर्षित हुए और इन्हीं आकर्षण से धीरे धीरे वे एक अलग अस्तित्व, अलग पार्टी के रूप में सामने आए। तो अब हम बात करें, एक आपको जो पोस्टर यहाँ पे शो करवा रहा हूँ इसको आपको देखना है, ठीक है ना। अब इस पोस्टर में आप देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है ये प्रमुख भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता जो भारत की राजनीति में छाए हुए यानी प्रमुख थे। ये फोटो है 1948 का, जब राजगोपालाचारी हैं वो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू उन्होंने शपथ ली थी, तब उस समय ये व्यक्ति हैं जो एक साथ पोज में आपको सामने हैं जो मैंने बताया है। आगे देखें तो हम बात कर रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़त थी। यानी वो बड़ी पार्टी क्यों थी? क्योंकि इनका रोल ज़्यादा था भारत की आज़ादी में। इस तरह से ये पार्टी पहले 3 चुनाव में आगे रही और लेकिन धीरे धीरे इसके साथ ही विपक्ष पार्टियाँ भी उत्पन्न होने लगी थी। सत्ता प्राप्ति की लालसा करने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समा लेती थी कांग्रेस, क्योंकि ऐसा कोई नया वर्ग नहीं आता था जो सत्ता प्राप्त करना चाहता, कांग्रेस उनको अपने अंदर ले लेती थी। तो उसकी जो योग्यता कौशल है वो कांग्रेस को मिल पाता था और इस तरह से हित समूह को अपने अंदर समाहित कर कांग्रेस की क्षमता विस्तार हुआ, मतलब कार्य क्षमता में विस्तार हुआ। लेकिन इसका जो कह सकते हैं कि जो कृष्णमयी पावर था वो धीरे धीरे कम होने लग गया था और वैसे राजनीतिक पार्टियों को भी महत्व मिलना लग गया था। अब धीरे धीरे दूसरी पार्टियों को महत्व मिलने लग गया, क्योंकि हम कांग्रेस के सामने आएंगे तो हमें भी महत्व मिलेगा, इसलिए दूसरी पार्टियां बनने लगी। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर पे रहा। इस किताब के आगे के हिस्से में हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ कैसे बन गई थी, ठीक है ना। तो अब तो ये उद्भव हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और वो होगा नेक्स्ट नया चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है इस लेसन से संबंधित, यानी कुछ समझ नहीं आया है कि सर ये वाला जो सेकंड लेसन था इसमें कोई डाउट है क्या, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।